सुस्वागतम आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विजय में। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सब कुशल मंगल ही होंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं UGC नेट के पाठ्यक्रम में शामिल कहानी ईदगाह। और ये जो कहानी है 1933 में प्रकाशित हुई थी। लेखक इसके मुंशी प्रेमचंद जी है। मुंशी प्रेमचंद जी ने आपको पता ही है 300 से ज़्यादा कहानी लिखी हैं और इनकी कहानियाँ जो है मरणोपरांत मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई हैं। और ये जो है जो हमारे उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक हैं, इनकी बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे उपन्यास सम्राट भी इनको कहा जाता है। तो इनकी कहानी हम देखने वाले हैं ईदगाह। बहुत अच्छी कहानी है। कहानी को जो की तरफ हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का कहानी के विषय में एक कथन है। तो प्रेमचंद ने कहानी को गल्प के नाम से पुकारा है। गल्प की परिभाषा देते हुए, यानी कि ये कहानी को क्या मानते हैं? गल्प मानते हैं। तो गल्प के नाम से इन्होंने पुकारा है। गल्प की परिभाषा देते हुए वे लिखते हैं कि गल्प एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक भाग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना है। उसी को हम क्या कहते हैं? गल्प कहते हैं। और इसमें क्या है? लेखक का उद्देश्य होता है इन्हीं मनोभावों को, या फिर कह सकते हैं कि जीवन है, उसके जीवन में या तो एक अंग हो या एक मनोभाव हो, उसको प्रदर्शित करना ही गल्प कहलाता है। गल्प अर्थात कहानी कहलाता है। ये प्रेमचंद जी का कहानी के विषय में ये कथन है। सबसे पहले हम कहानी की तरफ बढ़ने से पहले कहानी के लेखक का परिचय देखेंगे। परिचय जो है प्रेमचंद जी का, जन्म इनका 1880 में हुआ था। 31 जुलाई 1880 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। स्थान कहाँ पर हुआ था? तो इनका लमही, बनारस के निकट है ये स्थान, वहाँ पर माना जाता है। निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। पिता जो है इनके अजायब राय हैं। माता इनकी आनंदी देवी है। पत्नी इनकी शिवरानी देवी है। दूसरी पत्नी थी, पहली पत्नी से इनका मतलब विवाह हुआ था और वो किसी कारणों से ये मतलब उनके साथ नहीं रहे थे। प्रेमचंद जी के उपनाम के विषय में हम देखें तो पिता ने इनको नाम दिया था, क्या दिया था? धनपत राय। नवाब राय जो नाम दिया था इन्होंने इनके चाचा ने दिया था। ठीक है। प्रेमचंद किसने दिया था? मुंशी दया नारायण निगम ने इनको प्रेमचंद की उपाधि दी थी। और मुंशी दया नारायण निगम के साथ ये रचना लिखते थे प्रेमचंद। मुंशी और प्रेमचंद, यदि कि ये जो मुंशी है और ये प्रेमचंद है, दोनों लिखे जाते थे कि इनका पूरा नाम न लिखकर क्या लिखा जाता था? मुंशी। तो ऐसे मुंशी और प्रेमचंद को जोड़कर इनका नाम क्या बन गया था? मुंशी प्रेमचंद। तो ये मुंशी प्रेमचंद इनका नाम नहीं था, मुंशी इनका था दया नारायण निगम जी का और प्रेमचंद इनका था। तो इसी कारण इनका नाम इनका मुंशी प्रेमचंद बन गया था। ठीक। ये भी पूछा जा सकता है। इनकी अगर शिक्षा के बारे में देखें तो इनकी शिक्षा, आरंभिक शिक्षा जो थी उर्दू में हुई थी। फारसी, उर्दू और फारसी की ये शिक्षा ग्रहण कर चुके थे। 13 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने तिलिस्म ए होशरुबा पढ़ लिया था। 1898 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए थे। नौकरी के साथ इन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी, यानी कि पढ़ते भी रहे और नौकरी भी करते रहे। 1919 में BA पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर ये नियुक्त हो गए थे। BA जब इन्होंने की थी 1919 में, तो इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हो गए थे। 1990 में उन्हें अपनी रचना सोजे वतन, या इसी को राष्ट्र विलाप हिंदी में कहा जाता है, के लिए हमीरपुर के जिले कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया और इनकी ये जो सोजे वतन थी उसको जब्त भी कर लिया गया और साथ ही साथ सारी प्रतियां नष्ट कर दी गई थी। तो कौन सी रचना इनकी जब्त कर ली गई थी? तो इनकी सोजे वतन रचना जब्त कर ली गई थी और इसी की प्रतियां नष्ट कर दी गई थी। कलेक्टर ने उन्हें हिदायत दी कि अब वे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यदि लिखा तो जेल भेज दिया जाएगा। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय नाम से लिखने लगे, यानी कि फिर इन्होंने नाम बदलकर लिखना शुरू कर दिया। धनपत राय नाम से लिखना शुरू कर दिया। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के ये संपादक रहे। कौन सी पत्रिका के? जमाना पत्रिका के संपादक रहे। उर्दू में ये प्रकाशित होती थी। संपादक और उनके अजीज दोस्त कौन? मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी कि अब तुम धनपत राय नाम से नहीं, प्रेमचंद नाम से लिखो। इसके बाद वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। साहित्यकार के तौर पर देखें तो प्रेमचंद ने अपनी लेखनी से कहानी और उपन्यास की न केवल जमीन बदली, बल्कि उसे उस
रोज तक ले गए जहाँ कहानी और प्रेमचंद एक दूसरे के पर्याय बन गए, यानी कि जहाँ पर कहानी कही जाए या प्रेमचंद कहा जाए तो कहानी एकदम आ जाती है। यहाँ नहीं, देश विदेशों में तक इनका नाम विख्यात है। यानी कि हिंदी अगर बोलते हैं तो सीधे से सबके दिमाग में आता है प्रेमचंद। तो ऐसे भी मैंने कई लोगों को देखा है, तो मैं बोला हिंदी हम पढ़ते हैं तो सीधा बोलते हैं प्रेमचंद की कई सारे उपन्यास कहानियाँ, तो ये सब पढ़े। तो ये पर्याय बन चुके हैं मुंशी प्रेमचंद जी। 1907 ईस्वी में उनकी पहली कहानी संसार का अनमोल रत्न, यानी कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो है, उर्दू पत्रिका जमाना में प्रकाशित हुआ था। ये भी रचना हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। उनकी कहानी यात्रा आमतौर पर 2 चरणों में बांटी जाती है। कब से? 1907 से 1925 और 1925 से 1936 तक 2 चरणों में बांटी गई है इनकी कहानी यात्रा। दोनों अलग अलग प्रकार की हैं, इसलिए यानी कि कह सकते हैं कि इन्होंने 1907 से 1936 ईस्वी तक कहानियाँ लिखी है। 1936 में क्योंकि इनका निधन हो चुका था। पहले चरण की कहानी में आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद अधिक दिखाई देता है, यानी कि 1907 से 1925 तक में। जैसे बूढ़ी काकी, इसके अंतर्गत जैसे बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, जबकि दूसरे चरण की कहानियों में आदर्शवाद धुंधला पड़ता दिखाई देता है और कोरा यथार्थ कहानियों को ढकने का प्रयास करता है। तो सीधी सी बात है, 1925 से 1936 में पूरा यहाँ पर यथार्थवाद देखने को मिलता है। और इसमें कहानी है कफन, पूस की रात, ये कहानियाँ इसमें है। प्रेमचंद द्वारा लगभग 300 कहानियाँ लिखी गई हैं, जिसे मानसरोवर की 8 खंडों में संकलित किया गया है। 300 प्लस कहानी इन्होंने लिखी है, 8 खंडों में विभक्त है। मानसरोवर के 8 खंड है, मानसरोवर भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 7, तो ये खंड इनके संकलित किए गए हैं। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से कुछ अधिक कहानियाँ, 3 नाटक लिखे हैं, 10 अनुवाद किए हैं, 7 बाल पुस्तकें लिखी हैं, लेख किए हैं, लेख संपादन किए हैं, पत्र लिखे हैं, मतलब लेख लिखे हैं और संपादन का कार्य भी इन्होंने किया है। निधन इनका 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को इनका निधन हो चुका है। अब इनके बारे में विशेष तथ्य देखें। प्रेमचंद जी के बारे में ही अभी चल रहा है। प्रेमचंद की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1907 में जमाना पत्रिका में ये छपी थी और इन्होंने नवाब राय के नाम से उस समय लिखते थे। प्रेमचंद की पहली कहानी सरस्वती पत्रिका में 1915 ईस्वी में सोत नाम से छपी। प्रेमचंद के नाम से इनकी पहली रचना कौन सी है? 1910 में बड़े घर की बेटी नाम से छपी थी। प्रेमचंद नाम से रचित पहली कहानी, देखो कितनी सारी पहली कहानी है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन के नाम से छपा था। 1908 में यह कहानी संग्रह जो है उर्दू में प्रकाशित हुआ था। कहीं कहीं 1908 देखने को मिलता है, कहीं कहीं 1907। अंग्रेज सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया था, ये बात पहले ही आ गई है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी 1936 ईस्वी में कफन के नाम से छपी थी। अंतिम कहानी कौन सी है? कफन कहानी, ये प्रकाशित हुई थी। हायर में ये शामिल है कहानी। प्रेमचंद युग की कहानी 1916 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। ये मैंने आपको बताया ही था। प्रेमचंद को केंद्र में रखकर जो है हमारा कहानी का काल विभाजन किया गया है। अब प्रेमचंद से संबंधित कथन देख लेते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी में रचित सर्वप्रथम कहानी प्रेमचंद की सोत है 1915 की। नगेंद्र के अनुसार हिंदी में रचित अंतिम कहानी कफन है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर 1916 में है। ठीक है, प्रथम कहानी के बारे में कितने सारे तथ्य इसमें आ गए हैं। ईदगाह कहानी के बारे में हम विशेष तथ्य देख लेते हैं। ईदगाह जो हमारी कहानी है इसके बारे में विशेष तथ्य है। लेखक सीधी सी बात है मुंशी प्रेमचंद। प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी कहानी। चांद पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। सबसे पहले 1933 में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और ये किसमें है? मानसरोवर के जो 8 भाग हैं, 8 भाग में से पहले भाग में ये संकलित है। ईदगाह कहानी को हम देख रहे हैं। मानसरोवर का जो भाग 1 है इसमें कुल कितनी कहानी है? 27 कहानी है, याद रख लीजिएगा। कहानियों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। अलगोझिया, ईदगाह, माँ, बेटी वाली विधवा, बेटों वाली विधवा, बड़े भाई साहब, शांति, नशा, स्वामिनी, ठाकुर का कुआं, घर जमाई, पूस की रात, झांकी, गुल्ली डंडा, ज्योति, दिल की रानी, धिक्कार, कायर, शिकार, सभागी, अनुभव, लांछन, आखिरी हिला, तावान, घास वाली, गिला, रसिक, संपादक और मनोवृत्ति, ये इनकी 27 कहानी इस मानसरोवर भाग 1 में संकलित है।
अगर कहानी की जो श्रेणी देखें तो ये जो बाल मनोवैज्ञानिक है इसको केंद्र में रखकर लिखी गई है। और ये जो कहानी है बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में शिखर पर है। इसमें प्रेमचंद हमीद नामक जो बालक है इसके माध्यम से दिखाते हैं कि गरीबी और अभाव में किस प्रकार जो बच्चा है उसकी मासूमियत खत्म हो जाती है और बच्चे को समय से पहले ही परिपक्व हो जाना पड़ता है। और ये बहुत बुरी चीज़ कह सकते हैं कि बच्चा समय से पहले परिपक्व हो जाए। ईदगाह कहानी में पात्र है हमीद है, 5 वर्ष का है, प्रसन्न चित्त है। अमीना इसकी दादी है, एकमात्र ये सहारा है। माता पिता का निधन हो चुका है लेकिन उसे पता नहीं, उसे लगता है कि अभी वो गए हुए हैं कहीं पे। इस कहानी में बच्चे हमीद ने बूढ़े हमीद का पाठ खेला था। अंतिम कथन के रूप में ये है, हमीद का चिमटा रुस्त में हिंदी ये बताता है और शेर भी बोलता है एक जगह। अमीना जो है ये हमीद का एकमात्र सहारा है। पति बेटे और बहू का निधन हो चुका है। हमीद को पालने के लिए वह सिलाई का कार्य करती है और 50 पैसे मिलते हैं उसे सिलाई करने के ईदगाह के दिन ईद के दिन। महमूद जो है सिपाही खरीद कर लाता है। महमूद के पास 12 पैसे हैं, वह मेले से सिपाही खरीद कर लाता है। उसके 2 छोटे भाई भी हैं। मोहसिन जो है इसके पास 15 पैसे हैं, वह बाजार से भिस्ती खरीद कर लाता है, यानी कि मेले से भिस्ती खरीद कर लाता है। इसके मामा कांस्टेबल थे जो हर महीना 50 रुपये घर बेचते थे, लेकिन उनकी तनख्वाह कितनी थी? 20 रुपये। मोहसिन की छोटी बहन उसके हाथ से भिस्ती छीनती है और दौड़कर छीनती है और दोनों लड़ने से भिस्ती टूट जाता है। कथन भी है ये उसी कहानी में। नूरे जो है यह बाजार से वकील खरीद लाता है। शमी जो है वो धोबिन खरीद कर लाती है, धोबी और खंजीरी। गौण पात्र में ये भी देख लीजिएगा, गौण पात्र बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि हमें जो मूल पात्र है वो याद रहते हैं। तो चौधरी कयामत अली का नाम उल्लेख है, धनीवान व्यक्ति है। जुबराती है, आबिद है। माँ जो है पिलिया से मर गई है, माँ भी है किसकी? हमीद की। महमूद का पिता फहीमन, ग्वालन और कांस्टेबल, इनका यहाँ पर नाम उल्लेख है। हमीद चिमटा खरीद कर लाता है बाजार से, ये भी प्रश्न पूछा गया था यूजीसी नेट में। हमीद चिमटा खरीद कर लाता है, महमूद सिपाही खरीद कर लाता है, मोहसिन भिस्ती खरीद कर लाता है, नूरे वकील और शमी धोबन और खंजरी खरीद कर लाती है। वर्ण स्थान इसमें एक जगह कलकत्ते का उल्लेख मिला है। कहानी की जो स्थापनाएं देखी जाए तो यह कहानी बाल मनोविज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुस्लिम समाज का चित्रण है। सामाजिक आर्थिक ऊंच नीच का यहाँ वर्णन है। पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का वर्णन है। इस कहानी में बच्चे अमीद ने बूढ़े अमीद का पाठ खेला था और बुढ़िया अमीना ने बालिका अमीना बन गई थी क्योंकि वो उसके लिए चिमटा खरीद के लाया था। इस कहानी का सबसे मार्मिक पक्ष क्या है? हमीद द्वारा दादी के लिए जो चिमटा लाना है। हमीद के पास कुल 3 पैसे थे जिसमें वह चिमटा खरीदता है और अमीना की बटुए में 5 पैसे ही बचे थे। इस कहानी में चिमटे को रुस्त में हिंद के रूप में प्रतीक किया गया है, वर्णन किया गया है। सभी कहानी जो लोग हैं घूमते घूमते सुबह 9 बजे पहुंचते हैं और 11 बजे उन्हें घर पहुंचते पहुंचते हो जाते हैं। दुकानदार ने चिमटे की कीमत 6 रुपये बताई थी और 6 पैसे बताई थी और 3 पैसे में उसे दे दिया था। कलकत्ते शहर की चर्चा है। हमीद जो है कि मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, वो भी 3 कौड़ी के। गरीबी और अभाव के कारण बचपन की मासूमियत के खत्म हो जाने की ये कहानी है और यह कहानी गरीबों में भी उच्च संस्कार को चित्रित करती है। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी आपको कहानी प्लीज़ बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।